रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की हमारी जो बड़ी ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने टेक्सला में जो एक जलसे से ख़िताब किया है, इमरान ख़ान की टेक्सला जलसे की तकरीर के चंद अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, उनका एनालिसिस भी करेंगे और फिर इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो ख़ास और अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज जब टेक्सला के जलसे में इमरान ख़ान साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो हस्ब रिवायत इमरान ख़ान साहब ने जलसे के जो शुरका थे, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन थी, उनका शुक्रिया अदा किया और फिर ख़ान साहब ने चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान, जिन्होंने टेक्सला में इस जलसे का इनेकाद किया था, उनका भी ख़ान साहब ने शुक्रिया अदा किया। और जब ख़ान साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे तो यहाँ पे मैं आप नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि ख़ान साहब की आमद से पहले जब पीटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जलसे की झलकियाँ दिखाई जा रही थीं, जलसे में कितने अवाम मौजूद थे, तो एक सवाल जो है वो मेरे जहन में उठा और सवाल ये था कि ये जो टेक्सला की आवाम हैं, जो ग़ुलाम सरवर ख़ान के वोटर हैं, सपोर्टर हैं और सालों से वो ग़ुलाम सरवर ख़ान को वोट डालते चले आ रहे हैं, उन्हें मुंतखब कराने के लिए अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये पैदा हुआ कि माज़ी में जब ग़ुलाम सरवर ख़ान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, तब ये वोटर और सपोर्टर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आसिफ अली ज़रदारी के और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नारे लगाया करते थे। यानी जीवे जीवे भुट्टो, जीवे जीवे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी के यही वोटर सपोर्टर जो है वो नारे बुलंद करते थे। और उसके बाद फिर जब परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी में शामिल हुए, यानी काफ लीग में जब चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान शामिल हुए, तो तब ये लोग जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के नारे बुलंद किया करते थे। उसके बाद आजकल ग़ुलाम सरवर ख़ान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में वो वफाकी वज़ीर भी रहे। तो आज उनके जितने वोटर सपोर्टर हमने इस जलसे में देखे, तो ये सवाल उठा कि जो माजी में कभी परवेज़ मुशर्रफ के नारे लगाते थे, कभी पीपल्स पार्टी के नारे लगाते थे, आज वो ग़ुलाम सरवर ख़ान के वोटर इमरान ख़ान के नारे जो है वो बुलंद कर रहे हैं। और दूसरा जो पॉइंट आपके साथ शेयर करना है, ख़ान साहब ने कहा कि मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे एक ही मरतबा धमकियाँ देने के बजाय आप जेल में क्यों बंद नहीं कर देते। तो ख़ान साहब अगर वाकई चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें जेल में बंद करे, उन्हें गिरफ़्तार कर ले, तो फिर ख़ान साहब को भी चाहिए कि एतवार के रोज़ जो है वो दरख्वास्तें लेके अदालतों में ना जाया करें। अगर ख़ान साहब चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सियासतदान कहते हैं कि जेल जो है वो किसी भी सियासतदान का जो है वो ससुराल होता है, और जैसे कि शेख रशीद कहते हैं कि हथकड़ियाँ जो है मेरा जेवर हैं, तो फिर ख़ान साहब अगर वाकई गिरफ़्तारी देना चाहते हैं तो फिर उन्हें चाहिए कि ज़मानतों के लिए मुतल्लिका फोरम से रजू करने के बजाय चुप करके बैठे रहें। जब हुकूमत को गिरफ़्तार करना होगा वो आपको गिरफ़्तार भी कर लेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, कोई माने या ना माने, अगर ख़ान साहब की गिरफ़्तारी होती है तो इसका सियासी तौर पर ख़ान साहब को जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। दूसरा, ख़ान साहब ने कहा कि अमरीकी साजिश इसलिए रचाई गई क्योंकि अमरीका ये चाहता था कि इमरान ख़ान को हटाकर अगर चेरी ब्लॉसम यानी शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाते हैं, तो इमरान ख़ान ने कहा कि अमरीका का कहना यह था कि पाकिस्तान का सब कुछ जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। ख़ान साहब की इस बात को एक लम्हे के लिए आप एक्सेप्ट कर लें, मान लें कि ख़ान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइफ़र में यही लिखा गया था, इस बात को भी आप मान लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को सब कुछ माफ़ कर दिया? क्या IMF के साथ जो पाकिस्तान ने इमरान ख़ान की हुकूमत जाने के बाद जो पैकेज साइन किया, क्या IMF ने पाकिस्तान की नाक से लकीरें नहीं निकलवाईं? क्या जो ख़ान साहब ने मुआहदा किया था, उस मुआहदे को तोड़ने की वजह से जो शराइत थी, जो ख़ान साहब सख्त शराइत को मान के आए थे, क्या उनकी हुकूमत जाने के बाद उन शराइत को IMF की जानिब से, अमेरिका की जानिब से नरम किया गया? नहीं नरम किया गया। पाकिस्तान को वो IMF का पैकेज हासिल करने के लिए, 1-2 अरब डॉलर का कर्ज़ा हासिल करने के लिए क्या क्या मुसीबतें नहीं झेलना पड़ी। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम को आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा है, इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस रेशो के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं देखी जा रही। और जो बिजली की कीमतें हैं, ये अगर अमेरिका मुल्क में रजीम चेंज का ज़िम्मेदार होता तो इमरान ख़ान की हुकूमत हटाने के बाद कभी पाकिस्तान पर दबाव ना होता IMF का कि आप पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ाएं और बिजली की कीमतें भी बढ़ाएं। और फिर ख़ान साहब ने साइफ़र का भी जिक्र किया कि साइफ़र को पहले ये मानते नहीं थे, आज साइफ़र ऑडियो लीक के बाद उन्होंने साइफ़र की हकीकत को तस्लीम कर लिया है।
साइफ़र की हकीकत को हर बंदा तस्लीम कर रहा था। चैलेंज इस बात को किया जा रहा था कि खान साहब जो कह रहे हैं कि उस साइफ़र के ज़रिए उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश की गई है, ऐसा कोई साइफ़र नहीं। और आज तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कह दिया है कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं बल्कि मुदाखलत हुई है। अगला पॉइंट खान साहब का था कि मरियम नवाज़ ने की जो बरियत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, दरअसल प्रोसिक्यूटर को साथ मिला के वो बरियत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल की गई। अब ज़ाहिर सी बात है कि जलसे में ये क्या केस था मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होती रही और एहतसाब अदालत में क्या कार्रवाई चलती रही, वहाँ पे कौन सा प्रोसिक्यूटर मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नैब के केस को डिफेंड करता रहा, ये आम आवाम को नहीं पता। लेकिन हम जानते हैं इस केस में जब मरियम नवाज़ की बरियत हुई तो वही प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने मौजूद थे जिस प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत ने नैब के रेफरेंस को डिफेंड करके मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को सज़ा दिलवाई थी। पाँचवां पॉइंट, छठा पॉइंट खान साहब की तकरीर का, बल्कि पाँचवां पॉइंट ये था कि जिन्होंने साजिश को रोकना था उन्हें कौम माफ़ नहीं करेगी। खान साहब ने कहा न्यूट्रल और चौकीदार को उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश ना रोकने पर कौम माफ़ नहीं करेगी। खान साहब की इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको आप लॉक कर दें कि खान साहब बिल्कुल ये बात दुरुस्त कर रहे हैं। अब खान साहब से आप ही सवाल पूछें जो खान साहब के चाहने वाले हैं कि अगर न्यूट्रल ने, अगर चौकीदार ने रजीम चेंज में हिस्सा डाला है, मतलब उस साजिश को नहीं रोका, तो फिर आप उस चौकीदार के साथ, आप उस न्यूट्रल के साथ, जिसे कभी आप मीर जाफ़र कहते हैं, कभी गद्दार कहते हैं, कभी मीर सादे कहते हैं, उसके साथ छुप के मुलाकात क्यों कर रहे थे? और फिर जब आपसे सवाल पूछा गया कि क्या आपकी ऐवान सदर में किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, तो कहते तो आप हैं कि मुझे बेशक गिरफ़्तार कर लें, मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप उस बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात का साफ लफ्ज़ों में एतराफ़ नहीं कर सके। आपने जवाब ये दिया कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता और सच भी नहीं बता सकता। तो ये हालात हैं। लेकिन बहरहाल अपनी तकरीर के आखिर में खान साहब ने कहा कि मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद की तहरीक जो है लेके चला हूँ और टेक्सला के अवाम से कहा कि जब मैं समझूँगा कि निकलना है, लॉन्ग मार्च करना है, तो आपने घरों से निकलना है। एक तरफ कहते हैं कि कौम तैयार है, दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं फ़िलहाल आप इंतज़ार करिए कि मैंने कब कॉल देनी है। अब आ जाते हैं जो आज के प्रोग्राम की हमारी ख़बरें हैं। तो सबसे पहले जो हमारी अपनी बड़ी ख़बर है उसी से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बाकी जो ख़बरें हैं उसको फ़िलहाल जो है ड्रॉप कर देते हैं। अगर हमारे पास प्रोग्राम के आखिर में वक्त हुआ तो वो ख़बरें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो साइफ़र की गुमशुदगी का मामला है उस पर इमरान खान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। वो काबीना की ज़ैली जो कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी कि साइफ़र की गुमशुदगी के मामले पर यह कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे वफाकी काबीना से सर्कुलर समरी के ज़रिए उसकी अप्रूवल ली गई और फिर ये मामला FIA को भिजवा दिया गया है। और बताया हमें ये जा रहा है कि अगर इस सिलसिले में FIA जो तहकीकात करेगा उसमें इमरान खान को बुलाया जाएगा, असद उमर को बुलाया जाएगा, उसमें आज़म खान को बुलाया जाएगा, उसमें शाह महमूद कुरैशी को बुलाया जाएगा, और अगर वो पेश नहीं होंगे तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी किए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो फॉरेन एडेड पार्टी की तहकीकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चल रही है, क्या उसमें जो FIA ने नोटिस किया था, इमरान खान पेश नहीं हुए थे, उस नोटिस के हवाले से बल्कि ये कहा गया था FIA को कि अगर आप अपना नोटिस वापस नहीं लेते तो FIA के ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वो पहले मामला कहाँ पे चला गया कि एक नया आपने जो है वो कट्टा खोल दिया और कह रहे हैं कि अगर इमरान खान पेश नहीं होंगे तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तो पहले वाले जो वारंट गिरफ्तारी जारी होने थे वो कहाँ पे चले गए, इसका भी हुकूमत या FIA जवाब दे दे कि वो वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के पेश ना होने पर क्यों जो है वो FIA की जानिब से जारी नहीं किए गए। अब आ जाते हैं, क्योंकि ऑडियो लीक से मुतल्लिक हमने आपके साथ खबर शेयर की है। नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक स्कैंडल सामने आया, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी ऑडियो लीक सामने आई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी भतीजी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वफाकी काबीना के वज़रा के साथ बैठे हैं, और कुछ ऐसी काबिल एतराज़ गुफ्तगू भी उसमें की जा रही है, जिस पर मैंने भी एतराज़ उठाया था कि अगर PTI के जो इस्तीफ़े हैं उन्हें एक्सेप्ट करने का जो डोमेन है वो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का है। वफाकी वज़रा उस मीटिंग में बैठ के, जिसमें वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, PTI के इस्तीफ़ों की फ़ेट का फ़ैसला या उस पर डिस्कशन कैसे कर सकते हैं और कैसे कहा जा सकता है कि इसकी अप्रूवल लंदन से भी ले ली जाए। लेकिन बहरहाल इस ऑडियो स्कैंडल से मुतल्लिक हमारे एक ज़राए का ये कहना है कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं ये बगिंग की गई है, और बगिंग से मुतल्लिक हमारे उस सोर्स ने इस बात का खदशे का इज़हार किया है कि ये जो बगिंग हुई है, लग ये रहा है जो अब तक की इनिशियल खुफिया इदारों ने तहकीकात की हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब इस किस्म की मीटिंग होती है, मीटिंग के दौरान जो स्नैक्स वगैरह या चाय पानी वगैरह सर्व किया जाता है,
तो खदशा ये है कि उस चाय पानी सर्व करने के दौरान बगिंग की गई और जैसे ही वो बर्तन दोबारा से उठाए गए वो बगिंग वाला सिस्टम जो है वहाँ से रिमूव कर दिया गया। और हमारे ज़राए ने यह दावा किया है कि इस सिलसिले में जो तहकीकात की जा रही हैं 3 अफराद को खुफिया इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। फर्दर क्या डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से ज़राए कुछ बताने से कासर हैं। अब जो हमारी आखिरी खबर है कि आर्मी चीफ जो दौरा अमेरिका पे हैं उनके साथ साथ कौन कौन से जनरल गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पे जाने के गए हैं, उनके साथ कौन कौन से 3 स्टार जनरल जो है इस अमेरिका के दौरे पे उनके साथ गए हैं। तो सबसे पहले ये दौरा जो बाजवा साहब का है इससे मुतल्लिक स्पेकुलेशन की जा रही है कि ग़ालिबन कोई एक्सटेंशन के लिए दौरा जो है वो बाजवा साहब कर रहे हैं। तो ये लाउड एंड क्लियर मैसेज जो आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बाजवा साहब ने कह दिया था कि मैं जा रहा हूँ, कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा, एक्सटेंशन ऑफ़र भी की जाएगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हुकूमत कोई नया आर्मी चीफ लगाएगी और वही पाक फ़ौज को आगे चल के रन करेगा। मैं बहरहाल जो है वो किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो ये स्पेकुलेशन है कि किसी किस्म की एक्सटेंशन के लिए बाजवा साहब का ये दौरा अमेरिका जो है कोई एक्सटेंशन लेने के लिए है। दूसरा कि इस दौरे में बाजवा साहब के साथ कौन कौन से 3 स्टार जनरल गए हैं, ये बताने से पहले ये जो बाजवा साहब का दौरा है ये 8 से 9 माह पहले प्लान हुआ था और इसकी जो पेशकश की गई थी, ऑफ़र आई थी, वो अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा की तरफ से आई थी। और इसका मकसद ये है दौरे का जो GHQ और पेंटागन के मिलिट्री ताल्लुकात हैं उससे मज़ीद स्ट्रेंथन करना है। लेकिन 8-9 माह पहले जब ये दौरा प्लान हो रहा था तो 3 बार ये दौरा जो है मनसूख हुआ। एक मरतबा जब यूक्रेन रूस की जंग हुई उस वजह से इस दौरे को मनसूख करना पड़ा। दूसरी मरतबा मार्च अप्रैल में जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम था, उसकी वजह से इस दौरे को जो है मौखर करना पड़ा। और फिर अगस्त में भी इस दौरे को प्लान करने की कोशिश की गई लेकिन अगस्त में भी ये दौरा मुमकिन नहीं हो सका। और ये तकरीबन कोई 3 साल के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमेरिका का दौरा है। आखिरी दौरा जुलाई 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब के साथ किया था जब वो अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी। अब इस दौरे में कौन कौन गया है, कौन कौन सा आला फ़ौजी अफीसर बाजवा साहब के साथ है इस दौरे में, इसमें एक तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब हैं, दूसरे DGMO यानी मिलिट्री ऑपरेशन ये भी बाजवा साहब के साथ हैं इस दौरे में। और जो DGMO होता है वो जंगी हालात में पाक फ़ौज का उसे दिल कहा जाता है। तीसरी जो अहम शख्सियत हैं जो उन 4-5 जर्नीलों में शामिल हैं जो नए आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल हैं और ये हैं चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब। अज़हर अब्बास साहब जो हैं चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर इस वक्त जो है अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं और ये आर्मी चीफ़ के बाद सबसे की पोस्ट होती है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। और चीफ़ ऑफ स्टाफ जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब वो रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रह चुके हैं और मुमकिन तौर पर इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि नए जो आर्मी चीफ़ हों वो लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब हों। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है बाजवा साहब का इसे फेयरवेल टूर भी अमेरिका का जो है वो कहा जा सकता है। तो ये आज का हमारा व्लॉग, हमारे पास अभी 2 मिनट हैं तो जल्दी जल्दी 2 ख़बरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन कल लाहौर हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत होने जा रही है जिसमें मरीम नवाज़ और मोहन सलाही एक साथ लाहौर हाई कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे। मरीम नवाज़ पासपोर्ट के हसूल के लिए कल उनके वकील अमजद परवेज़ पेश होंगे। आखिरी जो समाअत 27 सितंबर को हुई थी मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ताख़ीर से पहुँचे थे और बेंच उठ के चला गया था और 3 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन नैब का जवाब आ चुका था कि मरीम नवाज़ का अगर पासपोर्ट वापस कर दिया जाए तो नैब को कोई एतराज़ ना होगा। तो एक तो लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होने जा रही है। दूसरा मोहन सलाही साहब के ख़िलाफ़ जो 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA की जानिब से बना के चालान दाखिल कर दिया गया है, उस मुकदमे के इखराज के लिए FIR की क्वाशमेंट के लिए मोहन सलाही साहब ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर रखा है। और कल जस्टिस जवाद गुराल साहब जो हैं मोहन सलाही की इस दरख्वास्त पे समाअत करेंगे और मरीम नवाज़ की दरख्वास्त पे समाअत करेगा लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी, उनके साथ जस्टिस बाकिर नजफ़ी और तीसरे जज होंगे जस्टिस तारिक सलीम। और एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल से मुतल्लिक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था लेकिन अचानक से इस मुकदमे का जो बेंच है वो तब्दील कर दिया गया। अब ये क्यों तब्दील हुआ इस हवाले से ज़राए क्या बताते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन ये जो मुकदमा है शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल से मुतल्लिक, ये तारिक शफ़ी साहब जो कि कज़न है नवाज शरीफ के, उनकी ये शुगर मिल है और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इनके हक़ में फ़ैसला आया था जिसे पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आखिरी मरतबा इस केस की समाअत जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में
3 रुकने बेंच ने की थी। 6 अक्टूबर के लिए सीरियल नंबर 10 पे इस केस को जस्टिस काजी फाइसा के 2 नंबर बेंच में, यानी जो बेंच 2 है वहाँ पे मुकर्रर किया गया था। लेकिन फिर एक दिन के बाद जो काज लिस्ट थी उसको तब्दील किया गया और 6 अक्टूबर को ही ये सीरियल नंबर 12 पे जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन का बेंच है उसमें जो है इस केस को जो है वो तब्दील करके जस्टिस काजी फाइसा से जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बेंच में लगा दिया गया है। अब इसकी वजह क्या है बताने से पहले इस केस को ट्रांसफ़र करने से एक जो तासुर किया है वो बड़ा ही गलत किया है। लेकिन जो वजह हमें ज़राए ने बताई है, जो हमने अपने कुछ दोस्त सोर्सेज के साथ रब्ता किया, उनका ये कहना है कि ये केस लगना ही जो है इजाज़ुल एहसन के बेंच में था, लेकिन गलती से पिछले हफ्ते भी कुछ ऐसी काज लिस्ट में गलतियाँ हुई थी जिससे बाद अज़ां यानी ऐसे केसेस जो डिस्पोज ऑफ कर दिए गए थे उन्हें दोबारा काज लिस्ट में गलती से शामिल कर लिया गया था। तो इसी तरह की गलती हुई कि ये केस जो है जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बेंच में लगना था, लेकिन गलती से सुप्रीम कोर्ट के ज़राए बताते हैं कि इसे जस्टिस काजी फाइसा के बेंच में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। तो इसके बाद इसे तब्दील करके दोबारा उसी बेंच में लगा दिया गया, यहाँ पे इसको फिक्स करना था। तो ये आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।